नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास के पाठ नंबर 7 पर, जिसका शीर्षक है हमारा देश भारत। भारत के विषय में जानेंगे और यहाँ पर जो चर्चा की जाएगी दोस्तों, मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता देना चाहता हूँ। भारत के पड़ोसी के देशों के बारे में हम जानेंगे, भारत का क्षेत्रफल जानेंगे, स्थलीय लंबाई जानेंगे, पूर्व से पश्चिम को लंबाई जानेंगे, साथ ही साथ अक्षांश से एवं देशांतरी विस्तार के बारे में जानेंगे और भारत के विभिन्न भौतिक जो संसाधन हैं उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आइए चर्चा शुरू करते हैं। कक्षा 6 का यह पाठ नंबर 7 है। निश्चित तौर पर इसके बाद एक पाठ और बचता है और उसके बाद कक्षा 6 की यह पूरी किताब पूरी हो जाएगी। और यहाँ से काफ़ी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बनते आए हैं और आगे को भी बनेंगे। 2021-22 में यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, साथ में उनकी चर्चा भी हम करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आज जो यह मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, यह भारत का एक मानचित्र है। आप देख सकते हैं कि इसके उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है, इस ओर विशाल हिमालय पर्वत है उत्तरी भाग में, और इसके पश्चिम की अगर बात करें तो यहाँ पर अरब सागर है, पूर्व की बात करें तो बंगाल की खाड़ी है, अगर दक्षिण की बात करें तो हिंद महासागर है। आप लोग देख सकते हैं मानचित्र या धरातल पर जब भी हम कोई स्थल रूप बनाते हैं या उसका आधार मानते हैं तो मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण और दाएं को पूरब एवं बाएं को पश्चिम दिशा मान लिया जाता है। आप देख सकते हैं उत्तर में हिमालय पर्वत है भारत के और दक्षिण में हिंद महासागर है, एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के आधार पर पड़ा है। और उत्तर में आप देख सकते हैं विशाल हिमालय है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिमी भाग पर अरब सागर है। आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम। अब चर्चा करेंगे कि इसके जो कुल क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। हाल ही में 2021 में प्रश्न पूछा गया था प्रतियोगी परीक्षा में कि भारत का टोटल यानी कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर है। आप इन पॉइंट को वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, यहाँ से प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसका कुल क्षेत्रफल भारत का हमने देखा 32 लाख, इसका जो भी टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर है। जबकि इसके उत्तर से दक्षिण, उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसकी जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है। ऐसे अगर हम इसकी लंबाई देखें तो 3214 किलोमीटर है। जबकि अरुणाचल प्रदेश से यहाँ गुजरात तट तक इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। प्रश्न पूछा गया है पिछले साल ही कि उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितने किलोमीटर तक है, तो 3214 किलोमीटर का है। जबकि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर यह है। यहाँ पर कहीं पर ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं पर विशाल मैदान है, कहीं पर पठार है तो कहीं पर तटीय भाग हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि तटीय राज्य कौन कौन से हैं जो भारत के समुद्र से से मिले हुए हैं या नहीं, जिनकी सीमा किससे लगती है, समुद्र से लगती है। 2011 जनगणना के अनुसार देखें तो हम भारत की जनसंख्या लगभग 120 करोड़ के आसपास थी। अभी वह बढ़ करके काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी, लगभग 140 करोड़ के आसपास हो गई होगी। भारत की अगर स्थिति की बात करें तो भारत पूरी दुनिया के उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण यहाँ से कर्क रेखा
होकर गुजरती है, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। यहाँ पर हम देखेंगे 7, 8, 9, 7, 8, 9 का कॉम्बिनेशन देखेंगे। इसमें देखने के लिए हम सबसे पहले 7 क्या कहना चाहते हैं 7 के विषय में। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो प्रश्न पूछा जाए कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं, आराम से देखते हैं। पाकिस्तान आप जानते हैं, नंबर 2 अफगानिस्तान। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, जबकि रेड क्लिफ रेखा यहाँ और बांग्लादेश के बीच में है। पाकिस्तान और भारत के बीच में और बांग्लादेश एवं भारत के बीच में रेड क्लिफ, जबकि मैकमोहन रेखा यहाँ चाइना के साथ भारत की है। यहाँ पर डुरंड रेखा से हम अफगानिस्तान से मिलते हैं। नंबर 3 देश चीन है यहाँ पर। नंबर 4 नेपाल। नंबर 5 म्यांमार। नंबर 6 भूटान। नंबर 7 बांग्लादेश। आप देख पा रहे होंगे भारत के 7 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश। आशा करता हूं कि आप लोग 7 का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। 7 के बाद यहाँ पर 8 मैंने कहा था 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत के वो 8 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ गुजरात से वह रेखा गुजरती है और यहाँ राजस्थान का कुछ हिस्सा लेते हुए मध्य प्रदेश, आप लिख सकते हैं राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। ये 8 राज्य हो गए होंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये 8 राज्य थे जिनकी जो कर्क रेखा जिनसे होकर गुजरती है। ये 8 आप समझ पाए होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारत के 9 राज्यों के बारे में। 9 राज्य कौन कौन से हैं? 9 राज्य वो हैं दोस्तों जो समुद्र तट एरिया को छूते हैं। आपको पता होगा कि भारत के मानचित्र में आप देख पाए होंगे कि भारत के जो समुद्र है यहाँ बंगाल की खाड़ी से है। तो सबसे पहले पूर्वी तट को देखें तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर समुद्र तट रखता है। उसके बाद अगर इसके नीचे हम आए तो उड़ीसा का समुद्र तट है। नंबर 3 अगर हम इसके नीचे आए तो आंध्र प्रदेश का समुद्री तट है। नंबर 4 अगर हम इसके नीचे आए तो तमिलनाडु का समुद्री तट है। इसके बाद हम पश्चिमी घाट पर देखें तो गुजरात है, महाराष्ट्र है और उसके नीचे गोवा है, गोवा के नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक के नीचे केरल है। इस प्रकार से 4 जो राज्य थे वह पूर्वी तट से समुद्र को छूते हैं, या नहीं बंगाल की खाड़ी को छूते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु थे। जबकि हम पश्चिम की ओर देखें, पश्चिम दक्षिण की ओर देखें तो यहाँ से 5 राज्य समुद्र तट को छूते हैं। गुजरात हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और केरल हो गया। आशा करता हूँ कि आप 7, 8 और 9 को समझ पाए होंगे। 7 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश एवं भूटान, जबकि 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा एवं मिजोरम से, जबकि 9 समुद्र तटीय राज्य हैं जिसमें से पूर्वी तट पर देखें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु हैं। पश्चिमी तट पर हम देखें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल हैं। ये 9 राज्य हैं जो समुद्र तट को छूते हैं। 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जबकि 7 पड़ोसी देश हैं। ये 7, 8, 9 यहाँ पर हम जो कह रहे थे उसकी चर्चा थी। आइए अब चर्चा करते हैं भारत के भौतिक स्वरूप की। आप देख पा रहे होंगे मानचित्र में कि यहाँ से अनेक नदियाँ निकल रही हैं और साथ ही साथ जो ये ऊपर हिस्सा दिया गया है
यह ट्रांस हिमालय एवं हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के विषय में यहाँ पर ये लाइनें खींची गई हैं। सबसे ऊपर ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसके बाद बृहद हिमालय यानी जिसे हम महान हिमालय कहते हैं। इसके बाद ये टुकड़ों में टूटा हुआ आपको लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। और अंत में आप देख रहे हैं शिवालिक श्रेणियाँ यहाँ पर हैं। इसके बीच में आप देख रहे हैं अरावली पर्वत है, जो राजस्थान में जिसका सर्वाधिक हिस्सा है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे भारत के बीच के आसपास लगभग मध्य प्रदेश में ज़्यादातर हिस्सा विंध्याचल पर्वत का है और इसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा सतपुड़ा। इन दोनों के बीच से ही, विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नर्मदा नदी बह रही है। प्रश्न पूछा जाता है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच से बहती है। नर्मदा नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतों के बीच से भ्रंश घाटी से बहती है। इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है जो पर्वतमाला है वह है अजंता के पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ पर जो महाराष्ट्र में है। इस अजंता एवं सतपुड़ा के बीच से ताप्ती नदी निकल रही है। ये आप देख रहे हैं महानदी है। यह पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ को गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। जबकि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। आइए इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अनेक नदियाँ हैं और द्वीप समूह हैं। भारत के भौतिक विभाजन के बारे में कक्षा 6 में क्या समझाने का प्रयास किया है उसे देखने का प्रयास करेंगे। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत पठार, मैदान तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय छतरी का कार्य करता है। हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, जबकि बृहद हिमालय या हिमाद्री के उस पार आपके ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, जिसमें लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया और काराकोरम हो गया, पीर पंजाल हो गया, ये ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आते हैं। जबकि उसके बाद बृहद हिमालय का क्षेत्र, और बृहद हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी या नहीं जो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंची है, वह है मध्य हिमालय या हिमाचल को हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। मध्य हिमालय कहाँ है? महान हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। यह बहुत लोकप्रिय पहाड़ी स्थान है। 5 पहाड़ी स्थानों का पता लगाइए। 5 पहाड़ी स्थान आप बता सकते हैं। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख आदि अनेक पहाड़ी क्षेत्र हैं। और अरुणाचल प्रदेश, अगर आप पूर्व की ओर जाएंगे तो असम, नागालैंड, यहाँ पर भी पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या क्या है? अधिक है। भारत में पश्चिमी भाग पर भारतीय महामरुस्थल स्थित है। इस शुष्क गर्म रेतीले स्थल है यहाँ पर, जो भारत का उत्तर पश्चिमी भाग है, वहाँ पर मरुस्थल है, जिसका अधिकांश भाग राजस्थान में पड़ता है। यहाँ वनस्पति क्या होती है? बहुत कम मात्रा में उगती है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है यहाँ पर। इस प्रकार इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला, जैसे कि हमने मानचित्र में देखा, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। अरावली आपके पिछले पाठ में हमने देखा था
कि यह बलित पर्वत का उदाहरण भी है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। जिनके बीच से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। विंध्य एवं सतपुड़ा के भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है? प्रश्न पूछा जाता है। नर्मदा नदी बहती है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी हैं? नर्मदा एवं ताप्ती है। या प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम बताइए। तो अरब सागर में भी नर्मदा एवं ताप्ती नदी मुख्य रूप से गिरते हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। हमने देखा था कि समुद्र तट पर यहाँ पर पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व पर पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट का जो क्षेत्र है, साथ ही जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, पश्चिमी घाट पर जो हल्की सी पर्वतमालाएं हैं उसे सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है, और जहाँ से नदियाँ क्या होती हैं? बंगाल की खाड़ी में अक्सर प्रवेश करती हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत क्या है? चौड़े हैं। पूर्वी तटीय मैदान क्या है? अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ, महानदी गोदावरी, महानदी दक्षिण भारत की बृहद गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? आपको पूछा जा सकता है गोदावरी को। और कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले प्रमुख नदियां महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी एवं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरवन का डेल्टा बनता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रश्न पूछा जा सकता है सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? सबसे बड़ा डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। या प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर है? सुंदरवन का डेल्टा भारत एवं बांग्लादेश में है या नहीं? भारत में है कहेंगे हम। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रश्न अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा है। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है? नदी मुहाना कहा जाता है। नदी मुहाने पर जो अवसाद आता है उसे जब नदियां छोड़ जाती हैं तो उसी से डेल्टा का निर्माण होता है। तो भारत में या विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत या विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के विभिन्न भौतिक स्थलों में आप देखेंगे कि यहाँ पर द्वीपीय समूह भी हैं, मतलब द्वीप समूह भी हैं। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर दिया गया है कि भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको बताना चाहूँगा कि भारत में 28 राज्य थे, 29वां राज्य तेलंगाना बना था, लेकिन कुछ समय बाद या नहीं सन 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, जिसमें से जो 29 राज्य थे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। राज्य तो एक कम हो गया, 28 हो गए। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 29 हो गई थी। लेकिन कुछ समय बाद 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नागर हवेली एवं दमन द्वीप को क्या कर दिया गया? एक ही बना दिया गया एवं उसको दमन को इन दोनों की राजधानी बना दिया गया। दमन एवं द्वीप एवं दादर एवं नागर हवेली को कब एक कर दिया गया? यह करा कि गया 26 जनवरी 2020 को, जबकि जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को बना। तब जाके 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए और
8 राज्य यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश एवं 28 राज्य यहाँ पर बने। गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। जब गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जमुना एवं पद्मा नाम से मिलते हैं तो ये मेघना कहलाते हैं। ये सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं जो पूरे विश्व में क्या होता है, सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है, या नहीं सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण ये दोनों नदियाँ करते हैं। आइए आगे चर्चा करें। सुनामी आप देख रहे हैं कि यह एक जापानी शब्द है और जिसका अर्थ है कि समुद्री तट की तेज लहरें। एक सवेरे पड़ी हुई मनुष्य पर जलजले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयकारी कहर ढाया। यह एक कविता बनाने की कोशिश की गई है कक्षा 8 के बच्चे के द्वारा, पांखुड़ी विद्या के द्वारा। ये यहाँ पर NCERT के द्वारा किताब में इसे स्थान दिया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रवाल द्वीप हैं भारत, ये सुनामी की लहरें हैं दोस्तों। प्रवाल द्वीप न होकर के सुनामी की लहरें हैं, किस तरीके से ये उठ रही हैं। और आगे हम चर्चा करते हैं कि भारत में जो द्वीप समूह हैं वह कौन कौन से हैं। भारत में द्वीप समूह भी हैं जो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। यह केरल तट से कुछ दूर पर प्रवाल द्वीप के रूप में बना है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप किससे बना है, प्रवाल द्वीप से बना है। जबकि आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप, यह कांप द्वीप का उदाहरण है। प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप किससे बना है, यह कांप द्वीप का उदाहरण है। और हम देखें तो बंगाल की खाड़ी में पर्वतीय द्वीप हैं, जबकि अरब सागर में पथरीले द्वीप है। यहाँ से भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आगे चर्चा करते हैं कि जो ये भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी मान, यहाँ पर चर्चा करना हम भूल गए थे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार वह उत्तर में होने के कारण, भारत की जो मुख्य भूमि है उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर में होने के कारण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह मुख्य भूमि में 8 डिग्री 30 अंश से है, 8 डिग्री 4 मिनट से है, 8 डिग्री 4 मिनट से होकर उत्तर में ही है आपके 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर में है। जबकि हम देखें तो यहाँ पर इसका जो देशांतरी मान है वह 68.7 से शुरू होता है, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से। यहाँ पर पूर्वांचल में देखें, पूर्व में देखें तो 97 डिग्री 25 मिनट इसका पूर्वी देशांतर का विस्तार है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है और दुनिया के पूर्व में स्थित है, इसे एक पूर्व का देश हम कह सकते हैं। दोस्तों ये कक्षा 6 के आधार पर यहाँ पर चर्चा की गई। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं और जो भी हमने चर्चा बहुत कम समय में करने की कोशिश की, यानी 23-24 मिनट में हमने जो भी चर्चा की, यहाँ से आप सब लोगों के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जरूर है। जो भी चर्चा हमने की उसे एक बार में अगर आप कंठस्थ न कर पाए तो दोबारा देखिए और ज़रूर यहाँ से जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन्हें नोट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।